जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसी मास्टर। मैं हूं अली और आज हमारे पास है 2 टन का आउटडोर। तो आज हम इस आउटडोर के अंदर जो है वो कंप्लीट फिटिंग करने वाले हैं हमारे 1.5 टन के कंप्रेसर की। तो हमारे पास जो ऑलरेडी आउटडोर है वो हमारे पास है 2 टन का। तो हम आज इसमें 1.5 टन का कंप्रेसर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये इसका आप देख सकते हैं कंडेंसर 2 टन का है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपको किस तरह जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये बात डिटेल से जानने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंप्रेसर है, ये 1.5 टन का कंप्रेसर है। इसमें पहले 2 टन का ब्रिस्टल एयर कंप्रेसर लगा हुआ था। ब्रिस्टल उसके अंदर पिस्टन होते हैं, तो इसलिए इसको ब्रिस्टल बोला जाता है। और ये हमारे पास है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास 2 टन का आउटडोर था। इसके अंदर 2 टन की टोटरी लगी हुई है और उसके साथ जो है इसका आप देख सकते हैं कंडेंसर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इसकी वजह से जो है एयर प्रॉपर पास नहीं होती कंडेंसिंग के लिए, तो कंप्रेसर हमारा ओवर हीट हो जाता है या उसके टर्मिनल जो है वो जल जाते हैं। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए जो है वो आप बेहतर है कि कंडेंसर चेंज कर दें। तो हमारे पास रिज़र्व में 2 टन का आउटडोर पड़ा हुआ था, वो हमने इस्तेमाल किया है। तो आज हम आपको डिटेल से इसमें बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास 2 टन की बॉडी आ गई। इसके अंदर हम अब 1.5 टन का कंप्रेसर कंप्लीट इंस्टॉलेशन है इसके अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो हम जो है इसके साथ अब जितने भी पाइप वगैरह हैं इसके कनेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो इसके पाइप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात गौरतलब है कि आप जो है वो 2 टन के अंदर जो है वो जब 1.5 टन का कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ आपको कैपिलरी साइज़ ही नहीं बदलना, बल्कि इसका कंडेंसर साइज़ भी कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपका जो गैस प्रेशर है वो पूरा रहे। तो ये इसके साथ डबल कैपिलरी लगी हुई थी पहले, जो यहाँ पे ब्रिस्टल एयर कंप्रेसर लगा हुआ था 2 टन का। ये आप देख सकते हैं उसी का फ़िल्टर लगा हुआ है साथ में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 50 LR लिखे हुए हैं। तो 50 LR जब हों तो उनको डिवाइड करें 36 पे, तो 1.38 आता है, यानी कि ये 1.5 टन का कंप्रेसर आता है। तो मैं कैपिलरी आपको क्लियर करने का तरीका बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं साइडों से पहले आप कट कर लें उसको, एक हल्का सा उसको राउंड कट लगा लें और उसके बाद प्लास की मदद से आप उसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट जो है कट लगेगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल है, नहीं तो ये पाइप अगर पिंच हो गया तो इससे आपका कंप्रेसर पे बर्डन बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। तो ये मैं कैपिलरी ट्यूब का साइज़ निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास जो दो कैपिलरी साइज़ हमने इस्तेमाल की हैं, एक 080 की हमने लगाई है 27 इंच की, और उसके बाद 070 की हमने लगाई है वो हमारे 12 इंच की। तो इस तरह जो है वो आप दो साइज़ निकाल के अपने 1.5 टन का कंप्रेसर का कैपिलरी साइज़ निकाल सकते हैं। ये बेहतरीन वर्क करता है, बेहतरीन कूलिंग है इसकी। इसके अलावा खाली अगर आप ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने दो पाइप ये नीचे लगाऊंगा, यहाँ पे कंडेंसर को छोटा करूँगा थोड़ा सा, और इसमें जो है वो इसके साइज़ का कंडेंसर बन जाएगा। तो ये 57 फीट्स का टोटल कंडेंसर है। हमें जो चाहिए वो चाहिए तकरीबन 52 फीट का, तो 67 फीट का सॉरी कंडेंसर है, और हमें चाहिए 52 से 55 तक। तो ये इसकी बेस बोल्ट हम इसको लगा लेंगे ताकि अपनी बेस पे ये बना रहे कंप्रेसर, और उसके बाद इसकी जो है वो बाकी आर्टिशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका जो फिल्टर ड्रायर है ये उतार लेना है। इसके अंदर सिलिका जेल होते हैं, बीन से होते हैं, और वो आपकी गैस की जो नमी है उसको जज्ब करते हैं। तो ये पहले कंप्रेसर के साथ लगे हुए थे, तो हम इसको उतार लेंगे ताकि हम अपने हिसाब से इसकी आर्टिशन मुकम्मल कर सकें। तो यहाँ पे फ़िल्टर और स्ट्रेनर दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। फ़िल्टर जो होता है उसके अंदर बारीक बारीक दाने से होते हैं, ये हमारा फ़िल्टर होता है जो कि रेफ्रिजरेंट के अंदर से नमी को सोख लेता है। और स्ट्रेनर जो होता है ये हम इसकी एलकी भी चेंज करेंगे, ये देख सकते हैं नई एलकी वॉल्व लगाएंगे इसमें। तो स्टेनर जो होता है वो सिर्फ आपकी रेफ्रिजरेंट को जो है वो फिल्टर करता है, और उसकी नमी जो है वो नहीं जज़ब करता, ताकि उसके अंदर अगर कचरा है जो आके आपकी कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है तो उसे हम क्या करता हूँ वो जो है इसकी वॉल को डिस्टर्ब कर देते हैं, ताकि हम इस हिसाब से जो है इसकी पाइपिंग लगा सकें। तो ये हम इसमें कोटेड कर देते हैं हमारी एलकी वॉल को।
था, इसकी जगह पे ये स्ट्रेनर लगा रहे हैं। स्ट्रेनर का मतलब है यानी कि जाली नुमा, इसके अंदर 2 झिल्लियाँ लगी होती हैं, जो हमारी सिर्फ रेफ्रिजरेंट के अंदर से जो कचरा वगैरह होता है उसको रिफाइन करके हमारी प्योर जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसको आउटलेट करता है। तो यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा जो है वो यहाँ पे पाइप लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लेयरिंग नहीं कर सकते, यानी कि इसको पैर को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसके जो है बैंड सा निकाल के इसके ऊपर मैं छोटा सा और बैंड जो है वो नया डालूंगा। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और मैं आपको बैंड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका बैंड कर देता हूँ इसको। इस ट्यूब बैंडर की वजह से ये होता है कि आप अपनी मर्जी से पाइप को बेंड कर सकते हैं। इससे ये होता है पाइप पंच नहीं होता हमारा और अच्छे से जो है वो होल्ड हो जाता है। मैं यहाँ से इसको कट करके इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। मैं पहले वाला निकाल लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट सा पीस फैला हुआ है, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो इसका जो टेम्परेचर होता है हीटर का वो तकरीबन 1200 से 1500 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, जिस पे कॉपर जो है वो बेंड होता है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम वेल्डिंग टॉर्क कैसे चलाना सीखेंगे। वेल्डिंग टॉर्क चलाने की टेक्निक होती है, इसके बगैर आप इसका जो है वो इसके फ्लेम होते हैं कार्बोराइजर फ्लेम, उसके बाद ऑक्सीडाइजर फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, जो है वो किस तरह आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। तो मैं ये असल में ये जॉइंट जो है वो इसका जो बैंड बनाया था वो लगा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा लिक्विड लाइन जो है वो ये है कि यहाँ से हमारा लिक्विड जो है वो आउट होगा हमारे जो स्ट्रेनर की तरफ। तो यहाँ से ये हमारी फिल्टर लाइन है, तो यहाँ से हमारा लिक्विड जो है वो आउट होगा। तो अच्छी तरह आपने सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग हमारी हर तरफ जो है चारों तरफ अच्छी तरह फैल गई है, कहीं से भी लीक नहीं है। यहाँ से नीचे से जगह भी कम है जहाँ से आप लीक चेक नहीं कर सकते। सोल्डरिंग बिल्कुल आपने तब सोल्डर से फिनिश किया ना जब आपकी कॉपर जो है वो थोड़ी रेड हो जाएगी, तब आपने इसके नज़दीक जो है वो कॉपर रॉड लेके जाना है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ईजीली हमारे एडजस्ट हो गए। मैं इसको यहाँ पे वेल्डिंग कर दूंगा और इसके ऊपर जो है वो कैप आउटलेट का पाइप यानी कि हमारी डिस्चार्ज का लगाऊंगा। तो ये उस डिस्चार्ज का नहीं है, कंप्रेसर की डिस्चार्ज का नहीं है, ये आप एलपी की तरफ लगाएंगे। मैंने एक दफ़ा वैसे ही आपको पाइप रख के बताया है कि आप इस तरह जो है वो इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कैसे कैसे बेंड डाल सकते हैं। तो ये आपको मॉडिफिकेशन बताई है इसकी मैंने। तो ये मैं इस पाइप को भी बेंड करके इसका जो अब डिस्चार्ज लाइन है जो हमने कंडेंसर के साथ अटैच करनी है इनलेट पे, वो उसको बना रहा हूँ। तो इस तरह आप जो इसको बेंड करके इसकी डिस्चार्ज लाइन को बना सकते हैं। ट्यूब बेंडर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, कुछ जो है वो हाइड्रालिक भी होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो ट्यूब बेंडर है ये आप HVAC के में एयर कंडीशन के अंदर जो है वो सिपलेट वगैरह हो गया, विंडो हो गया, उनके लिए बेहतरीन काम करता है। तो मैं यहाँ से अब जो है वो इसका डीप बैंड जो है वो करूँगा, डीप बैंड करके ऊपर डिस्चार्ज की तरफ लेके जाऊँगा। ये एक किस्म का ऑयल बैंड भी है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज से होने वाला ऑयल जो है वो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो स्लोली जो है वो ऊपर ऑयल चढ़ता है। तो एक किस्म का ये ऑयल बैंड के तौर पे भी डाला जाता है। जिस तरह सक्शन लाइन के अंदर एक ऑयल बैंड होता है, यानी कि वो नीचे आई होती है फिर ऊपर गई होती है, तो इसी तरह ये भी हमारे पास एक किस्म का ऑयल बैंड है। तो मैं यहाँ से इसका पुराना पाइप उतार देता हूँ और नया हम इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मानी रखती है वो होती है आपकी सोल्डरिंग और आपका जो है टांका, जिसे कह सकते हैं आपका जॉइंट। तो उसमें अगर आपने अच्छी तरह जो है वो परफॉर्मेंस दिखा दी तो आपका कंडीशन जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है, क्योंकि जब ये चैम्बर जो होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ये कंप्रेसर के राउंड अबाउट ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। जून जुलाई के महीनों के अंदर यहाँ पे काफ़ी हीट बनी रहती है और साथ में हीट और प्रेशर जो है वो एक लीक होने का बाइस बनते हैं। अगर आपका जॉइंट अच्छा नहीं लगा हुआ, वीक लगा हुआ है, तो वो जून जुलाई के महीनों में लीक हो जाते हैं, तो इसी वजह से होते हैं।
कि आपको जो सोल्डरिंग करते हैं वो आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते, थोड़ी सी जो है वो उनकी फीलिंग अच्छी नहीं करते, जिसकी वजह से ये फॉल्ट जो है वो आम देखने को मिलता है कि आपका जो है वो कंप्रेसर का चैम्बर जो है वो लीक हो जाता है और गैस भी ज़ाया हो जाती है। तो आपने एक तो ये कोशिश करनी है और दूसरा ये कि जब भी आपने जॉइंट लगाना है तो जॉइंट आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लगाना है, ताकि आपका जो ऊपर रोल्डिंग का ढेर सा नज़र ना आए, बिल्कुल आपकी फ्लैट स्मूथ वेल्डिंग हो कि देखने वाले को भी जो है ये बात इम्प्रेस करे कि यार किसी बंदे ने, ये किसी टेक्नीशियन ने यहाँ पे काम किया है। तो तभी आप सोल्डर उसके नज़दीक लेके जाएं जब आपका कॉपर के दो जॉइंट्स जो हैं, कॉपर के दो सिरे जो जो हीट होके यानी कि सुर्ख हो जाएं, तब भी आप उनके नज़दीक जो है वो अपना कॉपर रॉड लेके जाएं। अदरवाइज़ अगर उससे पहले लेके जाएंगे तो वो एक किस्म का ऊपर धब्बा सा बन जाएगा और आपका सोल्डरिंग रॉड प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो आप इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं और इस तरह जो है वो आपका धब्बा नहीं बनेगा, बिल्कुल स्मूथ वेल्डिंग होगी। तो या मैंने डिस्चार्ज की, ये जो लगा रहा हूँ टाँका ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन हमेशा जो है वो कंडेंसर के इन पे जाती है, क्योंकि यहाँ से गर्म गैस जाती है और कंडेंसर के अंदर जो है ठंडी होती है। ये आप देख सकते हैं कि जॉइंट लग चुका है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगा हुआ है। इस तरह जो है वो आपने जॉइंट लगाना है। तो ये मैंने डिस्चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसका आउटलेट भी लगा दी है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेनर से सीधी जो है वो मैंने बाहर एल की वॉल की तरफ जो है वो वॉल निकाल दिया है। इसमें हम कैपिलरी ट्यूब बाहर लगाएंगे। तो बाहर लगाने का मकसद क्या है कि कल को आपने कोई कैपिलरी ट्यूब टेस्ट करनी है या आपकी कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक भी हो जाती है तो इससे क्या होगा कि आपकी रेफ्रिजरेंट ज़ाया नहीं होगी। मैं तो समझता हूँ कि कंपनियों को भी ये चाहिए कि वो कोई ऐसा चैम्बर बनाए जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब सेपरेट लगाएं, ताकि ये आप देख सकते हैं कि सेक्शन से डिस्चार्ज से आने वाली जो गैस है हमारे कंडेंसर से, वो हमने उसके ऊपर जो है वो एल की बॉल लगा दी और एल की बॉल के ऊपर जो है वो कैपिलरी ट्यूब लगाई है, ताकि हमारी कभी भी रेफ्रिजरेंट लीक ना हो। तो कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक भी हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो सिस्टम मुकम्मल हो गया है, इसकी वायरिंग भी हमने कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।